हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्स न्यू दिल्ली का। आज हम बात करेंगे कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसका सेक्शन है 68 से 72 तक। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करेंगे। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कोई ना कोई वीडियो आती है। मैंने कॉन्ट्रेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग, एसेंशियल, वॉइड एंड वॉइडेबल, टोट, सबके ऊपर वीडियो बनी है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो हम बात करते हैं कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या रहते हैं। तो पहली बात, ये एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर किसी पार्टी के बीच में, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या देखी थी कि एक प्रॉपर एक्सेप्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पर कंसिडरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ये किस लिए होते हैं? ये इम्पोज होते हैं बाय लॉ के थ्रू। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसे अनजस्टिस हो जाते हैं, जिसके थ्रू ये अप्लाई हो जाते हैं। बेस्ड किस पे रहते हैं? ये एक इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, जो कि हमने कहाँ पर देखा था? इक्विटी, कंसिस्टेंट, गुड कंसाइंस। अगर कोई मेरे को फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा, ये हमने हिंदू लॉ में भी देखा था। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, उसी के ऊपर फॉलो करते हैं कि अच्छी नीयत, अच्छे विचार, अच्छे स्वभाव से कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। कैसे होते हैं कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, आगे देखते हैं हम वीडियो में। तो मीनिंग हम देखते हैं कि यहाँ पर नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। यहाँ दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है कि आप फलानी चीज़ मेरे को इतने में देंगे तो मैं आपको इतने पैसे दूँ। यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है, बट यहाँ पर एग्रीमेंट ना होकर भी कंसिडरेशन होता है। अब बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, आपकी एग्रीमेंट नहीं कंसिडरेशन है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। एक पर्सन है आपके पड़ोसी, राम आपके पड़ोस में रहता है और आपका नाम श्याम है। और आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया। अब जब श्याम पिज़्ज़ा लेने गया तो पता चलता है कि पिज़्ज़ा वाले ने राम को पिज़्ज़ा दे दिया, जबकि पिज़्ज़ा तो श्याम का था। अब यहाँ पर कंसिडरेशन तो हुआ है किसके बीच में? राम के बीच में, लेकिन पिज़्ज़ा किसका था? श्याम का। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है पिज़्ज़ा वाले के बीच में, राम के बीच में, उसको ही कोजाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि हम आगे और डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी, यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टीज के बीच में। यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता है, क्रियल लीगल रिलेशनशिप का कोई इंटेंशन नहीं रहता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई इंटेंशन नहीं रहता, ऑब्लिगेशन लेकिन क्रिएटेड हो जाता है लॉ के थ्रू। और इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बन चुका है, बनता है। कंस्ट्रक्शन जैसा होता है कि हमने नहा चाहकर भी बना दिया। किसी का फ़ोन गिर जाता है रास्ते पे, हमको वो फ़ोन मिलता है, हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते थे कोई कॉन्टेक्ट करना, लेकिन हमने उसको फ़ोन दिया है, तो फ़ोन के बदले में हम उससे कुछ पैसे भी ले सकते हैं। यही आपका सेक्शन, यही कोजाई कॉन्ट्रैक्ट में बात करी जाती है। आगे देखते हैं कि इसके लिए लीगल प्रोविजन कौन कौन से। तो सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। और ये ऐसे रिलेशनशिप की बात करता है, ऐसे जो कि किसी पॉसिबल थिंग की वजह से, किसी अनयूज़ की वजह से, या फिर किसी गलती की वजह से, या फिर कुछ कैसे भी, मतलब कि हमने कोशिश ही नहीं करी थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, लेकिन अपने आप हम आ जाते हैं। तो सबसे हम पहली बात करते हैं कि क्या एसेंशियल रहते हैं कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप कभी क्वेश्चन आता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। और आप टॉट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बीएनएस और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्ट सबकी मैंने प्लेलिस्ट दे के रखी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को कवर किया, तो जाकर चैनल पे देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल्स की कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की, सबसे पहली बात, वन पार्टी रिसीव। यहाँ पर एक ही पार्टी को बेनिफिट होगा, यहाँ ना कि दो पार्टी को। बेनिफिट इज द एक्सपेंस ऑफ अनदर पार्टी। और जो सेकंड पार्टी, मतलब कि जो दूसरी पार्टी, उसको जो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा पहली पार्टी के नुकसान से। अगर पहली पार्टी को नुकसान होगा तो तभी सेकंड पार्टी को बेनिफिट होगा। या आप एसेंशियल लिख सकते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर इसको चेक करके आपको 101% मार्क्स देगा। इट वुड बी इनजस्ट टू रिटेन द बेनिफिट। यहाँ पर हो सकता है कि इनजस्ट होगा बेनिफिट को रिटेन करने में। और लॉ इम्पोज करते हैं यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू कंपनसेट। यहाँ पे किसकी बात की जाती है? कंपनसेशन की। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक पार्टी को फायदा होता है जब दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, इनजस्टिस होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लॉ है वो इम्पोज करता है कंपनसेशन। लॉ इम्पोज कर, अगर हम बात करते हैं कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की, तो कितने टाइप्स के कोजाई कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई, यहाँ पे 5 तरीके से की गई है। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरी, किसी को हम नेसेसरी सप्लाई करते हैं। सेकेंड है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कोई हमारे इंटरेस्ट के लिए पेमेंट कर देता है। थर्ड है नॉन ग्रेटियस एक्ट, कोई नॉन ग्रेटियस एक्ट करता है।
फोर्थ है फाइंडर ऑफ लॉस गुड, जो लॉस गुड का कोई फाइंडर रहता है उसको क्या यहाँ पे लाइबिलिटी रहती है हमारी। और फिफ्थ है मनी पेड बाय मिस्टेक और कॉन्सर्न, कोई मिस्टेक से या फिर कॉन्सर्न से मनी पेड करते था। तो हम इसको डिटेल में देख के हर एक सेक्शन को समझते हैं क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरी, जो कि सेक्शन 68 बात करता है। तो इसमें क्या है कि हम किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई करते हैं नेसेसिटी जो कि इनकेपेबल है। किस वे में इनकेपेबल है? माइनर है, अनसाउंड माइंड है। अगर कोई इस पर्सन को कुछ भी नेसेसिटी सप्लाई करता है तो बाद में उसकी प्रॉपर्टी से वो रिइंबर्समेंट ले सकता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो राम नाम का एक लड़का है जो कि बहुत माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का। अब क्या करता है मुकेश, उसके जब बचपन में जब वो छोटा रहता है, माइनर रहता है, पागल रहता है, तो उसको कपड़े दिलाता है, स्कूल की फीस भरता है। अब मुकेश के पास में ये लाइबिलिटी है, ये रिम्बर्समेंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि वो राम की प्रॉपर्टी में से कुछ पैसे ले सकता है, क्योंकि उसने जब वो पागल था, जब वो माइनर था, तो उसको कुछ दिया था। अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ कंसिडरेशन हो रही है कि उसने अगर पैसे दिए थे जब वो माइनर और अनसाउंड था, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ पैसे ले सकता है। तो ये क्या है? सेक्शन 68 बात करता है सप्लाई ऑफ नेसेसरी। अगर हम सेक्शन 69 की बात करें, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कोई एक पर्सन है जो कि इंटरेस्ट है किसी के बिहाफ पे पेमेंट करने में, तो वो भी रिइंबर्समेंट ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पर्सनस पे मनी ऑन बिहाफ ऑन अनदर, कोई एक के बिहाफ पे पेमेंट करता है टू प्रोटेक्ट ओन स्टॉक, उसका खुद का इंटरेस्ट रहता है, तो वो भी पैसे ले सकता है। जैसे कि दो पर्सन हैं, एक की ज़मीन के ऊपर लोन है। अब दूसरा पर्सन क्या करता है कि उसकी जो लोन है वो उसका चुट्ठा कर देता है, उसका लोन चुका देता है। तो जब वो लोन चुकाता है उस ज़मीन का, तो अब वो टाइटल्ड है कि उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा ले सकता है या फिर उस पैसे मांग सकता है जो उसने लोन के चुकाए हैं। तो यही बात होती है कि पेमेंट बाय इंटरेस्ट पर्सन की, जो उसका इंटरेस्ट रहता है उस पेमेंट में। पेमेंट की बात की गई, ये प्रॉपर्टी में नहीं। पेमेंट करने में कि अगर मैं ये पैसे दे दूंगा तो आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे, तो ये ज़मीन जो मैं जिसके लिए मैंने आपका लोन पे किया वो ज़मीन मेरे को दे दो, या फिर कोई सी गाड़ी है या फिर कुछ भी है, उस वे में पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन की बात होती है। ठीक है। अब हम थर्ड बात करें नॉन क्रेडिटर्स एक्ट, ऐसे एक्ट जिसके अंदर सामने वाला पर्सन वॉलंटरी नहीं कर रहा है, उसको स्वार्थ है अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे कि क्या? सबसे पहली बात लॉफुल एक्ट करता है, लॉफुल होना चाहिए। अनदर पर्सन नॉट इंटेंडेड फॉर, फ्री में करने का इंटेंट नहीं होना चाहिए। अदर पर्सन इंजॉय बेनिफिट, उससे क्या दूसरा पर्सन इंजॉय कर सकता है। कॉम्पनसेशन वैसे उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। सपोज करो कि मैं केले ले जा रहा था, गलती से मैं केले दुकानदार के पास ही भेज के आ गया, वहीं पे रख के आ गया। अब क्या दुकानदार उसका बेनिफिट ले सकता है? हाँ, वो दुकानदार वापस से उसको बेच सकता है उस केले को। अगर दुकानदार के पास मैं वापस जाता हूँ और फिर उससे मांगता हूँ, तो वहाँ पे नॉन क्रेडिटर्स एक्ट अगर क्रिएट होता है तो मेरे को दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे जब तक उसने मेरे केले, भले मैंने खरीदा उससे है, लेकिन जब तक उसने संभाल के रखे वो केले, तो मेरे को कंपनसेशन करना ही पड़ेगा, तब जाके वो मुझे केले देगा। ये होता है सेक्शन 70 में। सेक्शन 70 ये बात करता है। फिर सेक्शन 71 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, ये तो अपने डे टू डे सबने आपने करा होगा, आप तो रख भी लेते होंगे, कहीं पे पैसे गिरे हुए मिलते होंगे। सिंपल सी बात है, किसी की टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं किसी का पर्स गिर गया है, तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं इसको पर्स लौटाऊंगा, तो जब आप उसको पर्स लौटाओगे आप उससे कुछ रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हो। कहीं पर पैसे गिर जाते हैं, आप अगर सामने वाले को पर्सन को पैसे देते हो तो आप उससे एक रिवॉर्ड में ले सकते हो, कुछ पैसे आप भी ले सकते हो। तो ये बात होती है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड की, कि अगर हम किसी को पैसे देंगे, किसी का कोई लॉस्ट सामान देते हैं, तो हम उससे रिवॉर्ड ले सकते हैं। अब एक और बात होती है मनी पेड बाय मिस्टेक। कैसे? कि हमको होता है ना कभी कभी कि हम किसी दूसरे को पेमेंट कर देते हैं, तो जब अगर ऐसी चीज़ होती है कि हम किसी दूसरे की पेमेंट कर देते हैं मिस्टेक से या कोर्सन से, तो हम वापस से उससे पैसे ले सकते हैं। कि मान लो मैंने किसी का मोबाइल का बिल भर दिया, तो मैं उस पर्सन को फ़ोन करके बोल सकता हूँ कि मैंने गलती से आपको मोबाइल का बिल भर दिया, आप मेरे को पैसे दे दो। अगर वो नहीं देता है तो आप उसको पे केस कर सकते हो। लेकिन ऐसी चीज़ में नॉर्मल चीज़ें डे टू डे कंसिडरेशन, ये
देखो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट को आप को रिलेट करो कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए आसान होगा। तो हमने देखा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, 68 से लेकर 72 तक है, जिसमें हमने सिंपल सी बात देखी कि 68 में बात होती है सप्लाई ऑफ नेसेसिटी की, 69 में होती पेमेंट बाय इंटरेस्ट पर्सन, 70 में होती नॉन क्रेडिटर्स एक्ट की, 71 में फाइंडर ऑफ लोड्स गुड्स होता है, और 72 में हम बात करते हैं मिस्टेक बाय कॉन्सन पेड होता है, उसकी बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करें तो वह है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल। और बीके मंडल वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें क्या होता है मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताया, लॉन्ग वीडियो भी आ जाएगी केस लॉ के ऊपर, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, और आप कमेंट में कोई अच्छा केस लॉ चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट हुई है प्रिंसिपल की किसकी, नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट की, और इसके अंदर कंपनसेशन 70 में अलाउ यानी कि अगर कोई नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट होता है तो आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, ये बात की गई है पीके मंडल वाले केस में। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल सा डिफरेंस क्या रहता है। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं होता है। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ओवर एक्सपेंडेंस रहता है, लेकिन क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं रहता। यहाँ सिर्फ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसर्न्स की बात की जाती है। सो सिंपल सी वीडियो थी, बहुत ईजी वे में हमने देखा कि 68 to 72 क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या बात करता है, इनका मतलब क्या होता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स करता है फेयरनेस, एक अच्छा ट्रीटमेंट इंश्योर करता है कि हो सकता है गलती से किसी का कुछ हो गया तो आप वापस लौटा दिए और थोड़ा बहुत पैसे ले लिए। अब ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि मैं क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग दिन भर कहीं रोड पे घूमता रहूँ और कुछ भी सामान मिलता मैं लौटाऊंगा पैसे लगा, जो कुछ सिनेरियो क्रिएट होते उसी में होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है अनजस्ट को, इनजस्टिस को प्रोटेक्शन मिलता है, इक्विटी गुड कंसर्न का कॉन्सेप्ट आता है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको इस पर जरूर ध्यान देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैंने बहुत सारी वीडियो अच्छी अच्छी बनाई चैनल पे, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बीएनएस, सबके ऊपर आपको एक पूरी सीरीज मिल जाएगी, जाइए देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।